हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज नेस्ट। ये थर्ड पार्ट आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं आगे नेशनलिज्म इन इंडिया का। फर्स्ट वर्ल्ड वार में इंडिया मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट ने खूब प्रॉफिट्स कमाए और पावरफुल हो गए। अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते थे, इसलिए कॉलोनियल पॉलिसीज के खिलाफ थे जो बिजनेस एक्टिविटीज को रिस्ट्रिक्ट करती थी। उन्हें फॉरेन गुड्स के इंपोर्ट्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन चाहिए थी। बिजनेस इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्होंने 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस बनाया और 1927 में फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी कि फिक्की। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जीडी बिरला जैसे प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट ने इंडियन इकोनॉमी पर कॉलोनियल कंट्रोल पर अटैक किया और जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ तो उसे सपोर्ट किया। उन्होंने फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी और इंपोर्टेड गुड्स खरीदने या बेचने से मना कर दिया। बिजनेसमैन के लिए स्वराज का मतलब था कि कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस ऑन बिजनेस खत्म हो जाएंगे और ट्रेड और इंडस्ट्री बिना कॉन्स्ट्रेंट्स के फ्लरिश करेंगी। पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के फेलियर के बाद बिजनेस ग्रुप्स का एंथुजियाज्म कम हो गया। उन्हें मिलिटेंट एक्टिविटीज के फैलाने का डर था, बिजनेस में प्रोलॉन्ग डिसरप्शन का डर था और कांग्रेस के यंग मेंबर्स में सोशलिज्म के बढ़ते इन्फ्लुएंस की भी चिंता थी। अब इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस, इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बड़े नंबर्स में पार्टिसिपेट नहीं किया। नागपुर रीजन के अलावा जब इंडस्ट्रियलिस्ट कांग्रेस के करीब आए तो वर्कर्स अलूफ रहे। फिर भी कुछ वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया। गांधी जी के प्रोग्राम के कुछ आइडियाज को सिलेक्टिवली अडॉप्ट किया, जैसे फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट, अपनी लो वेजेस और पुअर वर्किंग कंडीशंस के खिलाफ मूवमेंट्स के पार्ट के रूप में। 1930 में रेलवे वर्कर्स ने और 1932 में डॉक वर्कर्स ने स्ट्राइक करी। 1930 में छोटा नागपुर टिन माइंस में हजारों वर्कर्स ने गांधी कैप्स पहनी और प्रोटेस्ट रैलीज और बाइकॉट कैंपेन्स में हिस्सा लिया। लेकिन कांग्रेस वर्कर्स की डिमांड्स को अपने स्ट्रगल के प्रोग्राम में इंक्लूड करने में रिलक्टेंट थी। उन्हें लगा कि इससे इंडस्ट्रियलिस्ट एलिनेट हो जाएंगे और एंटी इंपीरियल फोर्सेस डिवाइड हो जाएंगे। अब विमेन्स का पार्टिसिपेशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की एक और इम्पॉर्टेंट फीचर थी विमेन की लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन। गांधी जी की सॉल्ट मार्च के दौरान हजारों वुमेन अपने घरों से बाहर निकली उन्हें सुनने के लिए। उन्होंने प्रोटेस्ट मार्चेस में हिस्सा लिया, नमक बनाया और फॉरेन क्लोथ और लिक्वर शॉप्स को पिकेट किया। कई तो जेल भी चली गई। सिटीज में ये हाई कास्ट फैमिलीज से थी, रूरल एरियाज में रिच पीजेंट हाउसहोल्ड से। गांधी जी के कॉल से इंस्पायर होकर उन्होंने नेशन की सेवा को सेक्रेड ड्यूटी माना। लेकिन इस बढ़ते पब्लिक रोल का मतलब ये नहीं था कि वुमेन की पोजीशन में कोई रेडिकल चेंज आया। गांधी जी का कन्विक्शन था कि वुमेन का ड्यूटी घर और परिवार की देखभाल करना है, गुड मदर्स और गुड वाइफ्स बनना है। और कांग्रेस भी लॉन्ग टाइम तक वुमेन को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी अथॉरिटी पोजीशन में अलाउ करने में रिलक्टेंट थी। वो सिर्फ उनकी सिंबॉलिक प्रेजेंस चाहते थे। अब दलित्स और स्वराज की सीमाएं, द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसमें है अनटचेबल्स, जिन्होंने 1930s से खुद को दलित या ऑप्रेस्ड कहना शुरू किया। उनके लिए स्वराज का कंसेप्ट एब्स्ट्रैक्ट था। कांग्रेस ने लॉन्ग टाइम तक दलित्स को इग्नोर किया था। सनातनीज, जो कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज थे, उनको ऑफेंड करने के डर से। पर महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया कि अगर अनटचेबिलिटी एलिमिनेट नहीं हुई तो स्वराज 100 साल तक नहीं आएगा। उन्होंने अनटचेबल्स को हरिजन या चिल्ड्रन ऑफ गॉड कहा। उन्होंने टेम्पल्स में एंट्री, पब्लिक वेल्स, टैंक्स, रोड्स और स्कूल्स तक एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया। उन्होंने खुद टॉयलेट्स क्लीन किए, स्वीपर्स के काम को डिग्निफाई करने के लिए और अपर कास्ट को अपने दिल बदलने
और अनटचेबिलिटी के पाप को छोड़ने के लिए परसुएड किया। लेकिन कई दलित लीडर्स कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स के लिए अलग पॉलिटिकल सॉल्यूशन चाहते थे। उन्होंने खुद को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्व सीट्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की। उनका बिलीफ था कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ही उनकी सोशल डिसेबिलिटीज को सॉल्व करेगा। इसलिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में दलित पार्टिसिपेशन लिमिटेड था, स्पेशली महाराष्ट्र और नागपुर रीजन में, जहां उनका ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 1930 में दलित्स को डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में ऑर्गेनाइज किया। उन्होंने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी से क्लैश किया बाय डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर दलित्स। उनका बिलीफ था कि दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स उनके सोसाइटी में इंटीग्रेशन प्रोसेस को स्लो कर देंगे। अंबेडकर ने इवेंचुअली गांधी जी की पोजीशन एक्सेप्ट की और इसका रिजल्ट था सितंबर 1932 का पूना पैक्ट। इसने डिप्रेस्ड क्लासेस, जो बाद में शेड्यूल कास्ट कहलाया, उसको प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में रिजर्व सीट्स दे दी, पर उन्हें जनरल इलेक्टोरेट द्वारा वोट किया जाना था। लेकिन दलित मूवमेंट कांग्रेस लेड नेशनल मूवमेंट के प्रति एप्रीहेंसिव ही रहा। अब पढ़ते हैं मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। इंडिया में कुछ मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के प्रति ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स में थे। नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट के डिक्लाइन के बाद मुस्लिम्स का एक बड़ा सेक्शन कांग्रेस से एलिनिएटेड हो गया। मिड 1920s से कांग्रेस ओपनली हिंदू रिलीजियस नेशनलिस्ट ग्रुप्स जैसे हिंदू महासभा से ज्यादा विजिबली एसोसिएटेड होने लगी थी। हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच रिलेशंस खराब हो गए। हर कम्युनिटी ने मिलिटेंट फर्वर के साथ रिलीजियस प्रोसेशंस ऑर्गेनाइज की, जिससे वेरियस सिटीज में हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैशेस और रियॉट्स हुए। हर रियॉट ने दो कम्युनिटीज के बीच की दूरी बढ़ा दी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अलायंस रीनेगोशिएट करने की कोशिश करी। 1927 में लगा यूनिटी बन सकती है। मेन डिफरेंसेस फ्यूचर असेंबलीज में रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चन पर थी। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के लीडर्स में से एक, सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड छोड़ने को रेडी थे। अगर मुस्लिम्स को सेंट्रल असेंबली में रिजर्व सीट्स और मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस बंगाल और पंजाब में पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में रिप्रेजेंटेशन एश्योर किया जाए। रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चन पर नेगोशिएशंस कंटिन्यू रही, लेकिन 1928 में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में इशू रिसॉल्व करने की सारी उम्मीद तब खत्म हो गई जब हिंदू महासभा के M.R. जयाकर ने कॉम्प्रोमाइज के एफर्ट्स का स्ट्रांगली अपोज किया। जब सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट शुरू हुआ, कम्युनिटीज के बीच सस्पिशन और डिस्ट्रस्ट का माहौल था। कांग्रेस से एलिनिएटेड मुस्लिम्स का एक बड़ा सेक्शन यूनाइटेड स्ट्रगल के कॉल पर रिस्पॉन्स नहीं दे पाया। कई मुस्लिम लीडर्स और इंटेलेक्चुअल्स ने इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज के स्टेटस पर चिंता व्यक्त करी। उन्हें डर था कि माइनॉरिटी की कल्चर और आइडेंटिटी हिंदू मेजॉरिटी के डोमिनेशन के नीचे दब जाएगी। 1930 में सर मोहम्मद इकबाल मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की इंपॉर्टेंस को रीइटरेट किया। उनके माइनॉरिटी पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए एक इम्पॉर्टेंट सेफगार्ड के रूप में उनके स्टेटमेंट को बाद के सालों में पाकिस्तान की डिमांड के लिए इंटेलेक्चुअल जस्टिफिकेशन माना गया। तो बच्चों, देखा आपने कि आजादी की ये लड़ाई कितनी कॉम्प्लेक्स थी। डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट एस्पिरेशंस, सबका स्वराज का अपना ही मतलब था। कांग्रेस ने हमेशा कोशिश की कि डिफरेंसेस को सॉल्व करने की, ताकि एक ग्रुप की डिमांड्स दूसरे को एलिनेट ना करे। इसी वजह से मूवमेंट के अंदर यूनिटी अक्सर टूट जाती थी। फिर भी ये एक ऐसा समय था जब एक नेशन बन रहा था, बहुत सारी आवाजों के साथ।
सब कॉलोनियल रूल से आजादी चाहते थे। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्ट्रगल नहीं थी, ये इंडिया की सोल को डिफाइन करने की कोशिश थी। तो आज जब हम आजाद हैं, सोचिए आपके लिए आजादी का क्या मतलब है। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस इतिहास की, हिस्ट्री की गहराई में और उतरने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें।